हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल का नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आज का जो क्वेश्चन सीरीज है वो है 101 से 125 तक। तो आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है मार्स गैस व ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मुख्य प्रदूषक है मोटर वाहनों से निकलने वाला। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। ये पूछ रहा है स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे विषालु यानी मोस्ट टॉक्सिक प्रदूषक है। यहाँ पे ये विषालु हो जाएगा, ये गलत थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे, तो ये होगा विषालु। तो विषालु जो धातु प्रदूषक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कापर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है कैडमियम, ऑप्शन डी है मरकरी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी लेड। जो स्वचालित वाहन है इससे सबसे अधिक है कि मोस्ट टॉक्सिक जो धातु प्रदूषक है वो है लेड। लेड जो हमारे अधिकांशतः तंत्रिका तंत्र को जो प्रभावित करता है, जो गैस के वायु के माध्यम से हमारे श्वसन के माध्यम से जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे सबसे अधिक देखें तो नर्वस सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव करता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। ये पूछ रहा है वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है? सर्वाधिक प्रदूषक गैस पूछ रहा है। क्वेश्चन है ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे इन तीन चारों में जो सबसे विषालु या कहेंगे विषैली गैस है तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। ये है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से। क्या जलाने से प्राप्त होता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि कोल यानी पत्थर के कोयले जो होता है उसको जलाने से। ऑप्शन बी है चारकोल या लकड़ी के कोयले को कहा जाता है चारकोल। फिर सी है कि डीजल मिट्टी के तेल को जलाने से फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है अधिकांशतः, या CNG को, CNG। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है ये होता है कोल यानी कोयले के दहन से हमें फ्लाई ऐश एक तरह की कालिख होती है। कालिख यानी जलने से जो उसमें से कार्बन निकलता है वो एक बिल्कुल महीन या बहुत उसका सूक्ष्म कण जो होता है, सूक्ष्म कणों के रूप में उसका जमाव होता है। तो वही जो होता है उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होता है। बहुत सूक्ष्म कण होने की वजह से वो हमारे श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो वो श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जो एक प्रदूषक है ये तो देखिए इसका फ्लाई ऐश जो है सर्वाधिक उत्पन्न होता है कोल यानी कोयले के जलाने से, कोयले के दहन से। इंडस्ट्रीज में जो भी कोयले का दहन किया जाता है तो अधिकांशतः जो फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है वो इंडस्ट्रियों से ही होता है। सॉरी यहाँ पे ये सी होगा, यहाँ पे CNG। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 105 है ये वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन तथा CO2 व ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो जो ये अम्ल वर्षा होती है ये होती है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, यानी जब हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वही जब वर्षा होती है तो वर्षा में वो घुल के फिर वो हमारे पृथ्वी के धरातल पे वो
आते हैं। तो जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो इनके ही परिणाम स्वरूप हमें अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है, यानी अम्ल की मात्रा इन दोनों के संयोजन से बढ़ जाती है वर्षा का जो जल होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? ये ऑप्शन ए है नॉर्वे 1973, ऑप्शन बी है स्वीडन 1972, ऑप्शन सी है इंग्लैंड 1970, ऑप्शन डी है फ्रांस 1970। तो जो मतलब सबसे पहले जो अम्लीय वर्षा देखी गई थी, ये देखी गई थी स्वीडन में 1972 में हुई थी। या यहाँ पे मतलब दर्ज किया गया था, यहाँ पे इसका रिकॉर्ड किया गया था अम्लीय वर्षा का, कि हाँ ये वर्षा अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, ये पूछ रहा है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है नॉर्वे व ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा हमें देखने को मिलती है, ये मिलती है नॉर्वे में। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, ये प्रदूषक है कि मुख्य प्रदूषक जो वायुमंडल की ओजोन परत को कम कर रहा है या इसका क्षरण कर रहा है, ये इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड व ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस जो है सर्वाधिक हमारे ओजोन परत का क्षरण करती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सा एक ओजोन क्षरण का परिणाम है? क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए है भूमंडलीय ताप में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है जैव विविधता ह्रास होगा, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन व ऑप्शन डी है स्किन कैंसर में वृद्धि। तो ओजोन क्षरण से जो होगा वो स्किन कैंसर में वृद्धि होगी, क्योंकि जो ओजोन परत है वो जो भी सूर्य की रेज आती हैं उससे जो वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है UV, उसको क्या करती है कि उसको वो अवशोषित कर लेती है और उससे फिर उससे कम हानिकारक जो रेडिएशन होते हैं उन्हीं को पृथ्वी पे आने देती है। तो जब ओजोन परत का क्षय हो जाएगा तो ये डायरेक्ट हमारे पृथ्वी के पे आएंगी और हमारे स्किन के संपर्क में डायरेक्ट आएंगी ये रेडिएशन। तो उससे क्या होगा कि हमारे स्किन कैंसर में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 12 व ऑप्शन डी है 8। तो जो है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड है उसमें जो है प्रदूषक में शामिल किया गया है 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया है कि ये 12 प्रदूषकों को वायु प्रदूषण के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है या इनको फिर कम करने का फिर प्रयास किया जाता है। इनकी संख्या है 12। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 देखते हैं, सफ़र क्या है? सफ़र के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए भारत की सुपरफास्ट ट्रेन है, ऑप्शन बी है वायु गुणवत्ता जांच ऐप है, ऑप्शन सी है वैश्विक तापमान का संकेत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सफ़र है ये वायु गुणवत्ता जांच का एक ऐप है। सफ़र एक प्रकार का ऐप है जो कि वायु की गुणवत्ता का जांच करती है कि इसमें कितना % प्रदूषण है, कितना प्रदूषण नहीं है। ये अधिकांशतः जो ऐसे महानगर है उसमें इस सफ़र को लगाया गया है ताकि वहाँ से जो वायु प्रदूषण कितना है उसको जांच कर फिर वहाँ से उन प्रदूषणों को जो प्रदूषक हैं उनको ऑब्जर्व करके उस प्रदूषण को कम किया जाए, ताकि जो महानगरों में रहने वाले लोग हैं उनको सांस लेने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो। इसलिए सफ़र का अधिकांशतः प्रयोग अभी महानगरों में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, यह है कि जल प्रदूषण का अबिंदु स्रोत कौन सा नहीं है? पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन बी है औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन सी है घरेलू अपशिष्ट और ऑप्शन डी है फैक्ट्रियों का बहिस्राव। तो अबिंदु स्रोत नहीं है, ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो अबिंदु स्रोत नहीं है। ये एक बिंदु स्रोत का मतलब ये है कि यानी किसी एक उसका फिक्स, जैसे कोई प्रदूषण निकल रहा है तो उसका फिक्स
यानी उसका जो बिंदु को हम देख पा रहे हैं, हाँ इस बिंदु ये इस सोर्स से ये प्रदूषण उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है, इसलिए इसको बिंदु स्रोत। और बिंदु स्रोत यानी उसका मतलब कोई बिंदु एक मुख्य बिंदु नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ से हम नहीं जान सकते हैं कि कहाँ से। जैसे कृषि अपशिष्ट हो गया, तो ये जितने क्षेत्रफल पे कृषि होता होगा वो पूरे क्षेत्रफल पे उत्पन्न होगा, हम एक नहीं कह सकते नहीं यहीं से निकल रहा है, तो इसलिए ये अबिंदु स्रोत में आ जाते हैं। और बिंदु स्रोत जैसे कि यातायात के साधन हो गए, तो उनसे जो प्रदूषण निकलता है उसे हम देख सकते हैं कि हाँ ये जैसे मोटर कार हो गए, बाइसिकल हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, इन सब से निकल रहा है। और जैसे नाले हो गए, ये सब बिंदु स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण में शामिल है? ऑप्शन ए समुद्री जल प्रदूषण, ऑप्शन बी है झील जल प्रदूषण, वो ऑप्शन डी है, और तापीय जल प्रदूषण ऑप्शन डी है, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है जल प्रदूषण में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन ए दिया है तेल का फैल जाना, ऑप्शन बी है नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, ऑप्शन सी है औद्योगिक बहिष्कराव, ऑप्शन डी है वायु विलय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, औद्योगिक बहिष्कराव। यानी जो समुद्र तट है, भारत का जो समुद्र तट है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है औद्योगिक बहिष्कराव का प्रमुख कारण जो प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि अधिकांश तो जो फैक्ट्रियाँ हैं स्थापित की हैं सागर के तट पे या किनारे वाले भागों में, ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो उस माल का एक्सपोर्ट या मतलब एक्सपोर्ट करने में आसानी रहेगा, यहाँ से जहाज़ों द्वारा भेजने में दूसरे देशों को, तो इसलिए अधिकांश तो यहाँ पे स्थित है, और उन्हीं की वजह से हमें अधिकांश तो समुद्र तटीय प्रदूषण देखने को मिलता है। तो मुख्य कारण में यही हो जाएगा औद्योगिक बहिष्कराव। क्वेश्चन नंबर 115 है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए है चमड़ा उद्योग से, ऑप्शन बी है कागज उद्योग से, ऑप्शन सी है रेयान उद्योग से, ऑप्शन डी है वस्त्र उद्योग से। तो जो औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 116 है, मिनीमाता घटना का जो पर्यावरणीय निम्नीकरण का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर दुर्घटना, ऑप्शन सी है जल प्रदूषण, ऑप्शन डी है तापीय प्रदूषण। ये जो संबंधित है ना, ये संबंधित है जल प्रदूषण से। मिनीमाटा जो बीमारी है ये होती है वहाँ पे, ये मतलब जापान में देखी गई थी, ये घटना हुई थी जापान में, और जल में पारे की अधिकता की वजह से उस जल के उपयोग द्वारा लोगों में मिनीमाता बीमारी हुई थी, इसी नाम से इसको मिनीमाता घटना के नाम से जाना जाता है। और ये संबंधित है जल से, क्योंकि जल में पारे की अधिकता की वजह से ये बीमारी फैली थी, ये रोग। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1986, ऑप्शन बी है वर्ष 1972, ऑप्शन सी है वर्ष 1973, व ऑप्शन डी है वर्ष 1974। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 2014, ऑप्शन बी है वर्ष 2010, ऑप्शन सी है वर्ष 2016 और ऑप्शन डी है वर्ष 2018। तो जो ये नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी वर्ष 2014 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, ये है कि निम्न में से जल की बीओडी को बढ़ाता है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है शर्करा मिल के अपशिष्ट, और ऑप्शन डी है जलीय पौधे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शर्करा मिल के अपशिष्ट। यानी बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जो ये शर्करा मिल के जो अपशिष्ट होते हैं, कोई तालाब है, इस तालाब में जैसे भी ये शर्करा मिल से अपशिष्ट आके इसमें प्रवेश करते हैं,
तो इसमें बैक्टीरिया की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और बहुत अधिक बढ़ जाती है, और ये जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं इनका वो चयापचय करने लगते हैं या विघटन करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि वो उनकी संख्या जैसे जैसे वो सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है, उनकी संख्या के हिसाब से उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो मांग मतलब बढ़ गई, तो उसी से यानी मांग बढ़ गई, यानी जिस तालाब या जिस बहुत बड़ा कोई जलाशय है उसका बीओडी बढ़ गया, यदि बीओडी बढ़ने का मतलब है कि उसमें प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी प्रदूषकों की संख्या उसमें बहुत अधिक है। इस तरह से एक पैमाना है बीओडी, यानी इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वो जल क्षेत्र या जलाशय यदि बीओडी बहुत उसका अधिक है, यानी ऑक्सीजन डिमांड वहाँ पे अधिक है, तो यानी वो बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है। तो बीओडी को बढ़ाने का काम करता है या शर्करा मिल के अपशिष्ट, इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जो जल है क्या है, देखते हैं। ऑप्शन ए है कि खनिज प्राप्त कर रहा है और गैस प्राप्त कर रहा है, और ऑप्शन सी है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, या ऑप्शन डी होगा एट्रोफिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी कि सीवेज से वो प्रदूषित हो रहा है। बीओडी की अधिकता ये संकेत देती है, यानी इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक है, यानी बहुत ज़्यादा वो प्रदूषित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 121 है कि भूमि निम्नीकरण के प्राकृतिक कारकों में शामिल है। कौन कौन से कारक शामिल है भूमि निम्नीकरण के लिए? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी उद्गार, और ऑप्शन सी है पर्वतों का निर्माण। ऑप्शन डी में दिया है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी तीनों कारक शामिल है प्राकृतिक कारकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, भूमि निम्नीकरण के मानवीय कारणों में शामिल नहीं है। मानवीय कारण पूछ रहे कि मानवीय कारणों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है विवृत खनन, ऑप्शन बी है भूमि अवतलन, ऑप्शन सी है औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, वो ऑप्शन डी है जहरीले कार्बनिक पदार्थ। तो ये तो भी मानवीय अपशिष्ट में शामिल हो जाएगा। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट ये भी मानव द्वारा उत्पन्न है। जहरीले कार्बनिक जो भी कार्बन है कार्बनिक पदार्थ हो गए तो वो सारे हो जाएंगे। जो भूमि अवतलन है ये जो हो जाएगा ये एक तरह से प्राकृतिक घटना है जो पूरे हमें पृथ्वी के धरातल पर देखने को मिलती है, तो ये मानवीय कारणों में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। भूमि निम्नीकरण रोकने के उपाय में शामिल है। ऑप्शन ए है जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाना, ऑप्शन बी है कीटनाशकों का प्रयोग कम करें, ऑप्शन सी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भूमि निम्नीकरण रोकने के लिए ये सारे उपाय शामिल हो जाएंगे इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। यह कि वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से सर्वप्रमुख गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन 4 है मीथेन। नीचे ऑप्शन देखते हैं। ये दिया है 1 2 3, ऑप्शन बी में दिया है 2 3 4, ऑप्शन सी में 1 3 4, और ऑप्शन डी में ये सभी। तो जो 124 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वैश्विक तापन के यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार मतलब प्रमुख गैसें हैं, प्रमुख में आ जाएंगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड व मीथेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 3 व 4 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। ये इसमें असुमेलित जोड़े को पहचानना है हमें, पहचान कर इंगित कीजिए। ऑप्शन ए है रोग दिया है और किस प्रदूषण के कारण होता है। जैसे यहाँ पे है इटाई रोग, कैडमियम के कारण फैलता है। ऑप्शन बी है मिनी माटा रोग, ये पारा प्रदूषण के कारण फैलता है। ऊपर हम अभी इसको देखे हैं कि मिनी माटा रोग जो होता है पारा प्रदूषण के कारण फैलता है। ऑप्शन सी है नाकनी रोग, ये होता है सीसा प्रदूषण के कारण। ऑप्शन डी है ब्लू बेबी रोग जो होता है ब्लू बेबी रोग, ये होता है नाइट्रोजन और नाइट्रेट प्रदूषण के कारण।
तो इसमें जो सही नहीं है ये सुमेलित नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी तीनों सही। इटाई रोग कैडमियम के कारण ही होता है, मिनीमाइटर रोग पारा प्रदूषण से, और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है ये होता है नाइट्रेट प्रदूषण के कारण। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।